ये उन दिनों की बात है जब समाज में लड़कियों के जीवन का उद्देश्य बस शादी करके घर संभालना ही माना जाता था। समाज के इसी नियम के दंश को झेला इशिता ने। इशिता एक सुंदर, सुशील और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार देना और हर किसी के सुख दुख को अपना समझना, ये सब इशिता के व्यक्तित्व के आकर्षक पहलू थे। इसके अलावा इशिता को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। 10वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद इशिता अब 12वीं में भी बहुत मेहनत कर रही थी। वो पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करना चाहती थी और समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। इशिता के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई अक्षय था। इशिता के पिता एक शुगर मिल में काम करते थे। तनख्वाह बहुत अच्छी नहीं थी, बस किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। एक दिन इशिता के पिता उसकी माँ से, अरे ओ अक्षय की माँ, कहाँ हो? फुर्सत मिल जाए तो एक कप चाय पिला दो। आज तो पूरा शरीर टूट रहा है दर्द के मारे। जी आई, आप आ गए? मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे बेटी इशिता, कहाँ है तू? पापा काम से घर आ गए हैं, जल्दी से कुछ खाने को बना दे तो। अभी आई माँ, बस गणित का एक आखिरी सवाल हल कर लूं। आप चाय चढ़ाओ, मैं बस अभी आती हूँ। क्या एक बार में सुनाई नहीं देता तुझे? तेरी माँ पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। मैं ओवर टाइम करके घर का खर्चा चला रहा हूँ और तुझे गणित के सवालों में वक्त बर्बाद करना है। अरे अपनी माँ का हाथ बटाया कर, घर का सारा काम सीख ले जल्दी से। ये सब सीखेगी तभी कोई ले जाएगा तुझे अपने घर। पापा जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं माँ से सब सीख रही हूँ। आपको पता है, आज आपका टिफिन मैंने ही तैयार किया था। खाना कैसा लगा आपको? हाँ अच्छा था, लेकिन बेटी मेरी बात समझ। मैं जो कहता हूँ तेरे भले के लिए ही कहता हूँ। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। तेरी खुशी के लिए तेरी 12वीं का खर्चा उठा रहा हूँ। उसके बाद बस एक अच्छा सा परिवार मिल जाए तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं। अपने पिता की बातें सुनकर इशिता का दिल टूट जाता है। उसके सारे सपने बिखर से जाते हैं। आंखों में आंसुओं को छिपाए वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, सच बताओ, क्या मैं आप लोगों पर बोझ हूँ? पापा हर समय मेरी शादी की चिंता ही क्यों करते रहते हैं? मैं और पढ़ना चाहती हूँ माँ। आगे जाकर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मैं भी तो वो सब कर सकती हूँ जिसकी उम्मीद आप लोग अक्षय से करते हैं। ईशु, ये क्या उल्टी पुल्टी बातें सोच रही है? दिन में जागते हुए सपने मत देखा कर। अरे लड़का और लड़की कब से बराबर होने लगे? तू तो शुक्र मना कि तेरे पापा तुझे इतना पढ़ाने को मान गए। मैंने तो तेरी उम्र में पूरी गृहस्थी संभाल ली थी बिटिया। चल अब ये सब छोड़ और पापा के लिए जल्दी से कुछ खाने को बना दे और चाय भी देख लेना साथ साथ। अच्छा सुन, भूली तो नहीं, शाम को मैनेजर साहब के घर पार्टी में भी जाना है। उनकी शादी की सालगिरह है। तेरे पापा बता रहे थे बड़ी शानदार पार्टी होने वाली है। तेरा मन एकदम अच्छा हो जाएगा। जल्दी कर, चलने में देर हुई तो तेरे पापा फिर से गुस्सा करेंगे। इतना कहते ही इशिता की माँ घर के दूसरे कामों में लग जाती है, लेकिन इशिता के लिए तो जैसे सब कुछ वहीं थम जाता है। किसी तरह अपने मन को समझाकर वो घर के सारे काम करती है और शाम को पूरा परिवार पार्टी में पहुंचता है। इशिता के पिता मैनेजर और उनकी पत्नी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। ये मेरी पत्नी कावेरी, मेरी बेटी इशिता और ये छोटा बेटा अक्षय। मैनेजर उत्कर्ष मिश्रा और उनकी पत्नी इशिता के परिवार को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। हालांकि इशिता पर दोनों की नजरें कुछ देर ठहर जाती हैं। फिर मैनेजर इशिता के पिता से, अच्छा, पूरा परिवार आया है, बढ़िया है बढ़िया है। अब बेटी तो काफी बड़ी हो गई है राकेश। और अक्षय, इसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, यही सहारा बनेगा तुम्हारा। हाँ। इसके बाद सभी लोग पार्टी में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन पास ही खड़े मैनेजर के इकलौते बेटे अखिल की नजरें इशिता पर ही टिक जाती हैं। हालांकि अखिल और इशिता की उम्र में काफी अंतर था। अखिल अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और इशिता अभी 12वीं कक्षा में ही थी। लेकिन फिर भी अखिल को इशिता भा जाती है।
पार्टी में अखिल ने कई बार इशिता से बात करने की नाकाम कोशिश की और फिर पार्टी खत्म होने के बाद अखिल अपने माता पिता से कहता है, मम्मी डैडी, आप लोग मेरी शादी को लेकर बहुत दिनों से परेशान थे ना, तो लो, मैंने आपकी ये परेशानी दूर कर दी है। मुझे एक लड़की पसंद है, अब आप बस रिश्ता पक्का कर दीजिए। अच्छा, हाय मेरा लाल, बता तो जरा कौन है वो खुशकिस्मत लड़की जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया है? किसके भाग खुले हैं, जरा बता तो। जरा रुको तो मम्मी, वो पार्टी में आए थे ना राकेश अंकल, अरे जो पापा की शुगर मिल में ही काम करते हैं, उन्हीं की बेटी इशिता, मुझे अच्छी लगी वो। अखिल, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? वो राकेश, उसकी क्या हैसियत है? हमारे सामने खड़े होने लायक भी नहीं है वो। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, है? अरे लोग क्या कहेंगे? ये सब मुझे नहीं मालूम डैडी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। अब ये शादी आपकी मर्जी से हो या उसके बिना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते ही अखिल वहां से चला जाता है। फिर अखिल की माँ अखिल के पिता से, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बड़ी मुश्किल से अखिल को शादी के लिए कोई लड़की पसंद आई है। और रही बात हैसियत की, तो अच्छा ही है ना, वो लोग गरीब हैं तो हमेशा दबकर ही रहेंगे। आप तो अपने बेटे को जानते ही हो, उसकी जिद हमेशा ही पूरी की है आपने, तो इस बार भी मान जाइए। अपनी पत्नी की बात मानकर अखिल के पिता इशिता के पिता से रिश्ते की बात करते हैं। इशिता के पिता इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। उन्हें तो जैसे अपनी सबसे बड़ी मुश्किल का हल मिल जाता है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसी शाम इशिता के पिता घर लौटकर, अरे ओ अक्षय की माँ, जल्दी आओ, अरे और अपना मुंह मीठा करो, बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, सुनोगी तो विश्वास नहीं करोगी। जी क्या हो गया? तनख्वाह बढ़ा दी क्या मैनेजर साहब ने? अरे नहीं पगली, उससे भी बड़ी खुशखबरी है। मैनेजर साहब ने अपने इकलौते बेटे अखिल के लिए हमारी इशिता का हाथ मांगा है। अपनी इशिता की तो किस्मत ही खुल गई। मैनेजर साहब ने आज मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। हाँ, खबर तो अच्छी है जी, लेकिन उनका बेटा तो अपनी इशिता से काफी बड़ा है उम्र में, और एक बार इशिता से भी पूछ लेते तो। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है या नहीं? उम्र से क्या फर्क पड़ता है? अकेला लड़का है, अच्छा कमाता है, घर बार अच्छा है, और क्या चाहिए तुझे, हैं? और इशिता से क्यों पूछना? वो भला अपना अच्छा बुरा क्या जानेगी? मैंने तो रिश्ता पक्का कर दिया है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि उनकी तरफ से कोई खास मांग भी नहीं है। चिराग लेकर ढूंढेगी ना तो भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। अब तू तो तैयारी कर बस, अपनी बेटी को विदा करने की, ज्यादा दिमाग मत लगा। इशिता ने भी कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर उसकी एक न चली। कुछ दिनों बाद अखिल और इशिता की शादी हो गई। इशिता ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने सोचा कि मायके में तो उसकी किसी ने नहीं सुनी, शायद ससुराल में उसकी भावनाओं को समझा जाए, लेकिन यह भी उसका वहम ही था। ससुराल में भी वो सिर्फ घर के कामकाज और सबका ख्याल रखने के लिए ही लाई गई थी। उसके पति अखिल की असलियत भी धीरे धीरे खुलने लगी। वो नशा करता था, रात रात भर घर नहीं आता था, और जब इशिता उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उसके साथ मारपीट करने लगता। इशिता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अपने माता पिता से भी उसका नाता टूट सा ही गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इशिता खुद एक प्यारी सी बच्ची की मां बन गई थी, और इसके लिए भी उसे ताने ही सुनने पड़ते थे। एक दिन इशिता की सास इशिता से, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? संभालती क्यों नहीं अपनी औलाद को? हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो ये कामचोर हमारे पल्ले पड़ गई। एक से एक अमीर घर का रिश्ता आया था मेरे अखिल के लिए, पर ना जाने कौन सी खराब दशा चढ़ी जो ये मनहूस सामने पड़ गई। बड़ा मन था कि अपने पोते को गोद में खिलाऊं, वो इच्छा भी पूरी नहीं हुई इस करमचली से। अब खड़ी क्या है, संभाल इसे। तू क्या कम थी जो इसे भी पैदा कर दिया हमारी जान को? और कान खोलकर सुन ले, इसे भी अपनी तरह कामचोर मत बना देना।
तेरी तो किस्मत खुल गई जो हमारे घर आ गई। इसे कोई लेकर नहीं जाएगा, समझी? अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर इशिता के सामने उसकी पूरी आपबीती आ गई थी, लेकिन अब उसके किरदार में उसकी बेटी ऋचा खड़ी थी। ये पल जैसे उसकी सहनशीलता का आखिरी पड़ाव था। इशिता ने उसी पल ठान लिया कि जो कुछ उसने सहा वो अपनी बेटी को नहीं सहने देगी, और इसी आत्मविश्वास के साथ इशिता ने अपना सूटकेस पैक किया और अपनी नन्ही बेटी ऋचा को लेकर निकल पड़ी एक नए रास्ते पर, जिसे इस बार उसने खुद चुना था। कहानी के पहले भाग में आपने जाना कि कैसे इशिता की मर्जी के बिना उसके माता पिता ने एक अमीर घर के बेटे अखिल से उसकी शादी कर दी, लेकिन ससुराल में कभी ना तो इशिता का सम्मान हुआ और न ही उसकी नन्ही बेटी ऋचा को परिवार का हिस्सा माना गया। आखिरकार अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए इशिता के सब्र का बांध टूटा और उसने अपनी बेटी के साथ घर छोड़ने का फैसला किया। फिर बहुत कोशिशों के बाद इशिता को एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। अब इशिता आत्मनिर्भर थी। अपनी बेटी को लेकर जल्द ही वो एक किराए के मकान में रहने लगी। एक दिन ऋचा स्कूल से लौटकर, मम्मा मैं आ गई, सब छोड़ दो ना, मेरे पास आओ ना प्लीज। अरे स्कूल से आ गई मेरी गुड़िया, लो मैं भी आ गई तुम्हारे पास। अब बताओ क्या बात है? मम्मा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना प्रिया, आज उसका हैप्पी बर्थडे है। उसके पापा ने उसको परी वाली ड्रेस लाकर दी है और उसके पापा आज उसे वाटर पार्क भी लेकर जाने वाले हैं। मेरे पापा कहाँ हैं? वो मेरे बर्थडे पर भी नहीं आते और मुझे घुमाने भी नहीं लेकर जाते। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो ना मम्मा, मम्मा बताओ ना। गुड़िया वो आ जाएंगे, मेरी बात हुई थी उनसे। नहीं नहीं, मुझे पता है आप झूठ बोलती हो मुझसे। मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा तो उनके साथ ही रहते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। इतना कहते ही ऋचा रोती हुई कमरे में चली जाती है और इशिता वहीं खड़ी रह जाती है। ऋचा के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहती भी तो क्या। लेकिन एक बार फिर इशिता ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और रसोई में जाकर ऋचा का मनपसंद हलवा बनाने लगी। वो माँ थी, उसे पता था कि फिलहाल बातों से नहीं बल्कि हलवे की मिठास से ऋचा को खुश किया जा सकता है। एक दिन ऑफिस में इशिता के बॉस इशिता से, इशिता, हाउ आर यू? इज एवरीथिंग फाइन? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। क्या हुआ सर, कुछ गलती हुई क्या मुझसे? नहीं, कुछ खास नहीं। दरअसल मैं खुद ताज्जुब में हूं। तुम तो हमारे ऑफिस की बेस्ट एम्प्लॉय हो, फिर तुम्हारे काम को लेकर कंप्लेंट कैसे आ सकती है? आई एम रियली वेरी सॉरी सर। अब प्लीज मुझे बताइए क्या कंप्लेंट है, मैं तुरंत रिजॉल्व करती हूँ। इट्स ओके इशिता, टेक इट इजी। वो मिस्टर घोष है ना, उनकी कंप्लेंट है कि उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। दरअसल उनकी तुमसे बात हुई थी, शायद इसीलिए तुम्हारे नाम से कंप्लेन आई है। तुम ऐसा करो कि टेक्निकल टीम में जिसको तुमने हैंडओवर किया था उससे पूछो कि क्या बात है, और मैंने मेल पर सारी डिटेल्स डाल दी हैं, उससे तुम्हें हेल्प हो जाएगी। ओके? ओके सर, मैं अभी करती हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल दिस सर। इट्स ओके इशिता, बी रिलैक्स। बॉस वहां से चले जाते हैं और इशिता उदास हो जाती है। वो मेल खोलकर सारी डिटेल्स चेक करती है और फिर उसे समझ आता है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से जिसको अपना काम करना था उसने नहीं किया। इशिता झट से फोन लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई फोन नहीं उठाता। बहुत देर बाद कोई उसका फोन उठाता है। हेलो, इट्स कार्तिक हियर। व्हाट हैपेंड? व्हाट नॉनसेंस इज ऑल दिस? मैं कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, क्या कर रहे थे? आवाज सुनकर तो यही लग रहा है जैसे सो रहे थे। और जरा मुझे ये समझाइए कि मिस्टर घोष की प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं हुई? डू यू नो
उन्होंने कंप्लेंट कर दी है बॉस को। अब आप कुछ बोलेंगे या सो गए फिर? सॉरी मैडम, मैं देखता हूं अभी। विल इन्फॉर्म यू, गिव मी सम टाइम। ओह प्लीज, नींद से जागिए और मुझे बताइए जल्दी कि कहाँ प्रॉब्लम है। इतना कहते ही इशिता फोन रख देती है, लेकिन कार्तिक हाथ में फोन लिए वहीं खड़ा रह जाता है। उसे पहली बार किसी ने इतनी बातें सुनाई थी। हैंडसम, स्मार्ट और अपने काम में माहिर कार्तिक शहर में बिल्कुल नया था। शिफ्टिंग की वजह से थक गया था, इसीलिए ऑफिस में आंख लग गई उसकी। खैर, उसने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वापस इशिता को फोन किया। हेलो मैम, माई सेल्फ कार्तिक, टेक्निकल टीम से। मिस्टर घोष की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ही इज वेरी हैप्पी नाउ। इट्स गुड। देखिए, शायद मैंने आपको कुछ ज्यादा ही सुना दिया, बट प्लीज अपने काम में लापरवाही अच्छी बात नहीं। और मुझे अभी पता चला कि आप नए हैं, तो आई थिंक आपको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खैर, आप नए हैं तो ऑफिस को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आई विल हेल्प यू। हेलो हेलो हेलो। कार्तिक इशिता की मीठी आवाज में खो गया था। उसे होश ही नहीं था कि वो फोन पर है। जब तक उसे एहसास हुआ, इशिता फोन रख चुकी थी। ऑफिस की एक मीटिंग में जैसे ही कार्तिक ने इशिता को देखा तो उसकी सादगी का मुरीद हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इशिता ही उसकी जीवन साथी हो सकती है। इशिता भी कार्तिक से मिलकर बहुत खुश होती है। हेलो कार्तिक, हाउ आर यू? लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, फोन पर ही इतना इंटरेक्शन हो गया। एनीवेज, नाइस टू मीट यू। या, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं ऑफिस कैंटीन में? ओके, बट जल्दी, हाँ, बहुत काम पेंडिंग है। इसके बाद दोनों कैंटीन में कॉफी पीने चले जाते हैं। दरअसल कॉफी तो बस इशिता ही पी रही थी, कार्तिक तो बस इशिता को ही देखे जा रहा था। अरे कार्तिक, आपकी कॉफी तो ठंडी हो गई और मेरी कॉफी तो खत्म भी हो गई। एनीवे, एंजॉय योर कोल्ड कॉफी नाउ। मुझे जाना होगा, हाँ, बाय, फिर मिलते हैं। कार्तिक बहुत कुछ कहना चाहता था इशिता से, लेकिन उसके सामने आते ही मानो शब्द कहीं खो जाते थे। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। इशिता और कार्तिक में गहरी दोस्ती हो गई थी और एक दिन हिम्मत जुटाकर कार्तिक ने अपने दिल का हाल इशिता को बयां कर दिया और उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये सब देखकर इशिता घबरा गई और गुस्से में कार्तिक से बोली, कार्तिक, ये सब क्या है? अरे, मैंने तो तुम्हें अच्छा दोस्त माना। देखो, तुम एक अच्छे लड़के हो, जिससे भी शादी करोगे उसे खुश ही रखोगे, पर वो लड़की मैं नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज कार्तिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना कहते ही इशिता रोती हुई वहां से चली जाती है। कार्तिक उसके पीछे जाता है। इशिता घर पहुंचती है और घर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन नहीं रहती। घर पर अखिल था। वो अपनी बेटी ऋचा से बातें कर रहा था। ये सब देखते ही इशिता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में अपनी बेटी से कहती है, ऋचा, तुम स्कूल से जल्दी कैसे आई? स्कूल बस को आने में तो अभी वक्त है, और कितनी बार समझाया है तुम्हें, अजनबियों से बात नहीं करते। नहीं मम्मा, मुझे सब पता है, ये मेरे पापा हैं और ये आपको और मुझे लेने आए हैं, और मैं पापा के साथ ही स्कूल से घर आई। क्या? हाँ इशिता, मैं आ गया हूं। अब तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हुआ। दूसरी शादी की तब पता चला कि तुमने तो पत्नी का हर फर्ज निभाया, पर मैं ही अच्छा पति नहीं बन पाया। अब मैं तुमसे और अपनी बेटी से और दूर नहीं रह सकता। जल्दी करो, सामान बांधो और चलो मेरे साथ। वाह, मेरा जीवन बर्बाद करने के बाद भी इतनी शान से खड़े हो मेरे सामने, और आज तुम्हें याद आई है हमारी? नहीं नहीं, याद नहीं आई है तुम्हें। दरअसल जरूरत आ पड़ी है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अब मैं वो इशिता नहीं हूं जो तुम्हारे टुकड़ों पर पलती थी। अब मैं भी कमाती हूं
और अपनी बेटी को न सिर्फ पाल सकती हूँ बल्कि उसके सपने भी पूरी कर सकती हूँ, जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कभी नहीं सोचा। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और ना ही मेरी बेटी। तुमने हमेशा मुझे जरूरत का सामान समझा और आज भी वही समझते हो, इसीलिए फिर से खरीदने आए हो। लेकिन अब मेरी जिंदगी का मोल फिर नहीं लगेगा और ना ही मेरी बेटी रिचा का। हमारा कोई वास्ता नहीं है तुमसे, चले जाओ यहां से और फिर कभी लौट कर मत आना। मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती, चले जाओ। इतना कहते ही इशिता जोर जोर से रोने लगती है। अखिल वहां से चला जाता है। फिर इशिता की नजर खिड़की पर जाती है, जिसकी ओट में खड़ा कार्तिक सब कुछ देख और सुन रहा था। कार्तिक घर के दरवाजे से अंदर आता है। कार्तिक, तुम और यहां क्यों आए हो? मेरे पीछे क्यों आए हो? अच्छा ही हुआ ना इशिता, जो मैं तुम्हारे पीछे आ गया। न आता तो कभी न जान पाता कि कितनी बहादुर हो तुम। अब तक मैं तुम्हारी आवाज, तुम्हारे रंग रूप और तुम्हारे व्यवहार को पसंद करता था और तुमसे प्यार करता था, पर यह सब कुछ देखने और सुनने के बाद अब मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं इशिता। मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन जो खुशियां तुम्हारी होकर भी तुमसे दूर रहीं, वो मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूं। इशिता, मैं तुमसे वादा करता हूं कि रिचा के साथ वो कभी नहीं होगा जो तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन फिर भी मैं आखिरी फैसला तुम ही पर छोड़ता हूं। ये कहकर कार्तिक वहां से जाने लगता है, लेकिन इशिता उसे रोक लेती है। इशिता को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था कि उसकी परवाह भी किसी को है। वो कार्तिक के गले लगकर रोने लगती है। पास ही खड़ी रिचा भी समझ जाती है कि अब सब कुछ अच्छा है। उसके पास उसकी ममा भी हैं और प्यार करने वाले पापा भी।